तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नॉवल के चैप्टर नंबर 278 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग ने सारे शॉपिंग को कर लिया होता है। उसने कई सारे बीस्ट के बॉडी को खरीद लिया होता ताकि उसको स्टडी किया जा सके, जिसके साथ हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने पैर को क्रॉस करके अपनी बायोनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शन को ओपन करके सामने वाले ठीक बोन को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। अल्दो बताया जाता है कि जो बायोनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शन से उसकी ऑब्जर्वेशनल कैपेबिलिटीज हाई लेवल क्योटिक सोर्स लाइफ जितनी नहीं गई होती है, लेकिन फिर भी ये गॉड एम्प्रेस के सीक्रेट टेक्निक जितनी ही पावरफुल मानी जा सकती है, जिसके साथ लू फेंग उसके उसी ठीक बोन के ऊपर सारे मिस्ट्रीज को देखना शुरू करता, उसको पढ़ना और समझना शुरू कर देता है ताकि उसको यूटिलाइज किया जा सके। जिसके साथ जैसे ही लू फेंग उसको स्टार्ट करता है, लू फेंग को एकदम से नई अंडरस्टैंडिंग मिलना शुरू हो जाती है। लू फेंग उसको समझने लगता है, जिसके साथ हमें बताया जाता है कि यहाँ पर जितने भी लो लेवल इनेट क्योटिक सोर्स लाइफ फॉर्म्स होते हैं जिसको कि लू फेंग ने खरीदे होते हैं, वो लगभग 300 की तादाद में होते हैं, जिनमें से कुछ तो लाइफ फॉर्म्स में होते हैं, कुछ डिस्ट्रक्शन फॉर्म्स में होते हैं और कुछ तो दोनों बोथ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन के कॉम्बिनेशन से बने हुए होते हैं। और ज़्यादा बड़ी बात यह है कि उन दोनों के अंदर वही ग्रेट डॉग की कंप्लीट ट्रांसेंडेंट मिस्ट्रीज भरी पड़ी होती है, जिसके साथ लू फेंग इसमें कंप्लीटली इमर्स हो जाता है और अपने कंप्रीहेंशन को पूरी तरह से उस पर फोकस करने लगता है। और यही तो लू फेंग को चाहिए होता है। जिसके साथ हमें यह भी बताया जाता है कि यहाँ पर लो लेवल ह्यूमन लाइफ, फिर उसके बाद हाई लेवल ह्यूमन लाइफ, फिर उसके बाद वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ आती है और लास्ट में ह्यूमन एंचेस्टर आती है, जो कि स्टार टावर के अंदर वही ह्यूमन एंचेस्टर ही बसी हुई थी। और यहाँ पे हर एक लेवल में बहुत बड़ा एसेंस का डिफरेंस होता है, मतलब जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। लो लेवल से हाई लेवल में चले जाओ तो उसमें बहुत बड़ा चीज़ होता है, उसके अंदर के जो सीक्रेट पैटर्न्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बदल जाते हैं। और पढ़ने के समय लू फेंग को भी अच्छे से रियलाइज हो गया होता है। जिसके साथ लू फेंग अभी के फिलहाल लोअर से हायर लेवल की तरफ जाने की सोचता है ताकि वो अपने फाउंडेशन को पूरी तरह से सॉलिड कर सके, हर एक लेवल में अपने फाउंडेशन को सॉलिड कर सके, ताकि इस वजह से लू फेंग को जो कंप्रीहेंडिंग स्पीड है वो काफ़ी अच्छी बनी रही, क्योंकि लू फेंग ने ऑलरेडी एंचेस्टर लेवल्स के ह्यूमन मटेरियल्स को पढ़ रखा था जो कि स्टार टावर्स में थी, जिसके कारण उसकी पावर्स ऑलरेडी बढ़ चुकी थी। लेकिन एक बार में ही उतने हायर लेवल को पढ़ पाना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, इसलिए लू फेंग लोअर से हायर की तरफ जाने का सोचता है। लू फेंग पेशेंसली उन सारे वेरियस नॉलेज को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। अब लू फेंग पेशेंसली उन सारे वेरियस पीस ऑफ नॉलेज को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और साथ में उसके कई सारे सीक्रेट पैटर्न्स को भी कॉम्प्रीहेंड करने लगता है। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि लू फेंग का जो डॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है वो नेचुरली ब्रेक थ्रू करके अल्टीमेट रेलम तक पहुंच जाता है। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना कि लू फेंग तो ऑलरेडी अल्टीमेट लेवल में ब्रेक थ्रू करके गॉड किंग के फर्स्ट लेवल में, मतलब गॉड एम्पर के फर्स्ट लेवल में एंट्री ले चुका है। तो यार यहाँ पर डॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन की बात की जा रही है। लू फेंग डॉ ऑफ लाइफ, डॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन इन सबको प्रैक्टिस करता था। बाकी सब तो लू फेंग के अल्टीमेट लेवल में आ चुके थे, लेकिन डॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन वो थोड़ा सा हार्ड था, इसलिए लू फेंग अभी जाके हाल फिलहाल में अल्टीमेट रेलम में ब्रेक थ्रू किया होता है। ये रेलम की बात नहीं हो रही है, बस डॉ की बात की जा रही, तो कंफ्यूज मत होना। अब बताया जाता है कि लू फेंग को 9 रिवर होली रेलम्स में आने के बाद फाइनली लू फेंग ने अल्टीमेट रेलम को रीच कर लिया होता है। उसकी जो डॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन होती है वो ऑलरेडी फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी थी, बस उसको ब्रेक थ्रू करने की तैयारी चाहिए थी, टाइम चाहिए थी। जिसके बाद टाइम पास होना शुरू हो जाता है और फाइनली लू फेंग ने जितने भी 300 पीसेस के रिमेन्स होते हैं सबको कॉम्प्रीहेंड कर लिया होता है। जिसके साथ लू फेंग अपनी आंखें खोलता है, वो कुछ थोड़ा बहुत सरप्राइज भी होता है। वो कहता है कि इसको एक सिंगल कॉम्प्रीहेंशन की मैं तरह देख सकता हूँ, मतलब लू फेंग ने एक ही बार में उन सारे 300 पीसेस ऑफ रिमेन्स को पढ़ लिया होता है। और एक्चुअली इन सब को करने में लू फेंग को
36 ईपोस का टाइम लगा होता है, जिसके साथ यहाँ पे वो कहता है कि मैंने पहली बार जब इसको कॉम्प्रीहेंड किया तो मैंने किसी ट्रेजर को यूज नहीं किया, चलो मैं फिर से कॉम्प्रीहेंड करता हूँ, लेकिन इस बार मैं ह्यूमन क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करके उसकी हेल्प लूंगा, जिससे कि लू फेंग की कल्टीवेशन स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसके साथ लू फेंग उसी ह्यूमन क्रिस्टल को लेता है, जिसके कारण उसकी कंडीशंस पहले से काफी इंप्रूव हो जाती है, उसका माइंड तेज चलने लगता है, उसकी नॉलेज को गेन करने की कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके साथ फिर से वो कल्टीवेशन में लीन हो जाता है। अब यहाँ पे लू फेंग अपने पहले थॉट को क्लियर करता है, मतलब जितने भी थॉट्स उसने पहले कंप्रीहेंड किए थे 36 इपोज में, उन सबको एक साथ लाने लगता है। इसको करने में लू फेंग को सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। लू फेंग उन सबको दिमाग में ले आता है, उसको फिर से दोहराने लगता है, ये रिवीजन की तरह समझ लो। जिसके साथ लू फेंग थोड़ा सा प्लीज भी होता है खुद से और कहता कि अगर मैं 9 रिबल होली रिबल में नहीं आता और साथ में मेरे पास इतने सारे लो लेवल क्योटिक सोर्स लाइफ रिमेंस नहीं होते और मैं अकेला ही यहाँ पे कंटेम्पलेट करता था, मैं भटकता था, मैं खुद से ये सब करता था, तो मैं इतने सारे मिस्ट्रीज को नहीं समझ पाता, न जाने मुझे कितना ज्यादा टाइम लग जाता। वो तो लू फेंग के पास 300 बॉडीज के रिमेन्स बाकी थे, जिससे कि लू फेंग इतना जल्दी इसको कॉम्प्रीहेंड कर पाया होता है। लू फेंग के पास स्टार टावर तो थी, लेकिन लू फेंग उसको कितना ही समझ पाता। वो एक एंचेस्टर से बॉडीज की, मतलब कह सकते हो कि उस लेवल्स की बॉडी से बनी हुई ट्रेजर है, जिसको कि लू फेंग के समझने में भी काफी लंबा टाइम लग जाता है। इसलिए लू फेंग यहाँ काफी ज्यादा खुश था कि चलो यहाँ पर आने से बहुत ज्यादा गेन तो हुआ था। जिसके साथ यहाँ पे वो फिर से अपने सेकेंड राउंड ऑफ कॉम्प्रीहेंशन को स्टार्ट कर देता है। इस वक्त लू फेंग ने ह्यूमन क्रिस्टल को भी यूज करना शुरू कर दिया होता है और केयरफुली फिर से उसको कंप्लीट करता है। यहाँ पे लू फेंग इस वक्त थोड़ा सा फास्टली उसको कॉम्प्रीहेंड कर पाया होता है और यहाँ पे लू फेंग को पहले तो 36 लगे थे, इस बार 12 इपोज ही लगे होते हैं। जिसके बाद फिर से लू फेंग प्रैक्टिस करता है, इस बार फिर से उसे 6 इपोज और लग जाते हैं उसको इंटीग्रेट करने में। इन सब प्रोसेस के दौरान लू फेंग नेचुरली कई सारे लाइफ एंड डेथ के अल्टीमेट सीक्रेट टेक्निक्स को बना पाया होता है। अब देखो आप लोग इस लेवल तक पहुंच जाओगे तो आपके लिए इतना कैजुअल, इतना सारा सीक्रेट टेक्निक्स को बनाना एक कैजुअल मैटर हो जाएगा। आप इजीली उन सारे अल्टीमेट लेवल के सीक्रेट टेक्निक्स को क्रिएट कर सकते हो। इसके साथ लू फेंग फिर से अपने थर्ड राउंड ऑफ कॉम्प्रीहेंशन को स्टार्ट करना शुरू कर देता है। जिसके साथ वो अपने बगल में एक बॉटल रखा होता उसको उठाता है। उस बॉटल के अंदर 3 पिल्स मौजूद थे, जो कि असल में हेवन एंड अर्थ यूनिटी पिल होता है, जिससे कि आप अपने ट्रेनिंग एड को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हो। ये उस समय है जब आपकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा वीक हो, मतलब अगर इस पिल को आप खा लोगे तो आपकी माइंड की कैपेसिटी होगी, जो कंप्रीहेंडिंग एबिलिटी होगी वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, उस ह्यूमन क्रिस्टल से भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे उसके अंदर 3 पिल थी, जहाँ पे हर एक पिल 30,000 केओटिक सोर्स क्रिस्टल जितनी होती है, जो काफी ज्यादा महंगी होती है, लेकिन यार उसकी इफेक्टिवनेस काफी ज्यादा होती है। जिसके साथ ये भी बताया जाता है कि यूनिटी ऑफ हेवन एंड अर्थ ये एक सियान पिल की तरह होती है, जिसके कि अंदर से एक फेंट लाइट निकलती है, जो कि आपके पूरे बॉडीज के अंदर फैल जाती है। इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है और ये आपको कह सकते हो कि आपके बॉडी को हेवन एंड अर्थ के साथ मर्ज कर देती है, उसको महसूस कराने लगती है। मतलब कह सकते हो कि इस पिल की पावर्स काफी ज्यादा होती हैं। जिसके साथ लू फेंग अपने मुंह में उस एक पिल को डालता है। जैसे लू फेंग एक पिल को खाता है, बूम, लू फेंग की पूरी बॉडी कह सकते हो कि लॉस ऑफ हेवंस के साथ हार्मोनी करना शुरू हो जाती है। उसकी आउट ऑफ स्पीड होती है वो बहुत गुना तक बढ़ चुकी होती है और कैजुअली लू फेंग के माइंड के अंदर कई सारे फ्लैशेस आना शुरू हो जाते हैं। और ये स्टेट ऐसा था जैसे कोई बंदा नशा कर लेता है तो कैसे उसकी जो स्टेट अलग ही जगह हो जाती है, उसे सब चीज सुहावना लगने लगता है। सेम टू सेम समझ लो तो लू फेंग का अभी यही केस था, उसकी कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और फाइनली लू फेंग अपने थर्ड टाइम कॉम्प्रीहेंशन को स्टार्ट कर देता है। अब लू फेंग यहाँ पे बार बार क्यों कर रहा था, उसने ऑलरेडी एक बार उन सभी को कंप्रीहेंड कर रखा था, लेकिन उसको डिटेल में पढ़ने के लिए लू फेंग दोबारा उसको फिर से कंप्रीहेंड करता है। लू फेंग ने अपने फाउंडेशंस को ऑलरेडी 2 बार पहले करने से सॉलिड बना रखी थी और जब लू फेंग इस वक्त हेवन एंड अर्थ यूनिटी पिल को लिया होता है तो उसकी कंप्रीहेंशन एबिलिटी वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और यहाँ पे कई सारे मिस्टीरियस उसको समझ में आने लगती है। लाइफ, डिस्ट्रक्शन, इन सब के बारे में
प्रोसेस समझ में आने लगती है, टाइम पास होने लगता है। लू फेंग अभी भी कॉम्प्रिहेंशन में पूरी तरह से डूबा हुआ होता है। उसके अंदर नॉलेज की भंडार आने लगती है। अनोइंगली दिखाया जाता है कि यहाँ पे न जाने ही लू फेंग का एलिक्सर का जो होता है इफेक्ट वो फाइनली खत्म हो जाता है। लू फेंग दूसरा पिल लेता है और फिर से कॉम्प्रिहेंशन में डूब पड़ता है, जिसके साथ यहाँ पे ऐसे ही करते करते लू फेंग तीसरी बार उसको लेता है और फाइनली लू फेंग उन सबको फिर से कॉम्प्रिहेंड करना शुरू कर देता है। तभी बूम, इसी प्रोसेस में दिखाया जाता है कि लू फेंग की जो लॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ की अंडरस्टैंडिंग थी वो काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। लू फेंग बहुत ही पीक लेवल तक आ चुका होता है। लू फेंग यहीं पे नहीं रुकता बल्कि अपने तीसरे पिल को भी ले लेता है, जिसके साथ फिर से वो आगे बढ़ने लगता है। और कह सकते हो कि यहाँ पे यही सारी बकवास लिखी गई होती है। लेकिन फाइनली लू फेंग का ब्रेन को एकदम से एहसास होता है कि वो काफी ज्यादा थक चुका है, काफी ज्यादा धीरे हो चुका है और वो कह सकते हो कि उसकी अलग ही मौजूदगी हो चुकी थी, उसे अलग ही महसूस होने लगा था। उसकी कंडीशन थी वो पीक से लेकर बॉटम तक आ चुकी होती है। पता चलता है कि वो मेडिसिन की जो इफेक्ट थी वो फाइनली खत्म हो गई। अब लू फेंग को जैसे ही पता चलता है कि मेडिसिन की इफेक्ट जा चुकी है तो वो फाइनली अपनी ट्रेनिंग को रोक देता है। लू फेंग उस एलिक्सर की तारीफ करते हुए कहता है कि ये एलिक्सर तो सच में काफी काबिल तारीफ है। अब बताया जाता है कि इस हेवन एंड अर्थ यूनिटी एलिक्सर को कोई बंदा 10 बार तक लगातार कंज्यूम कर सकता है, लेकिन अगर 11वीं बार आप उसको कंज्यूम करने की कोशिश करोगे तो आपकी सोल इंजर्ड हो सकती है, जिसको कि ठीक करने के लिए आपको कई सारे ट्रेजर्स को सेवरल इपोज तक लेना पड़ेगा ताकि आप अपने सोल को फिर से रिकवर कर सको। लेकिन यार अगर आप 3 और 5 पिल्स खाते हो तो ये नॉर्मल है, इसमें बस आपको थकान ही लगेगी। लू फेंग ने 3 पिल्स को इसलिए लू फेंग तीसरे के बाद काफी ज्यादा थक चुका होता है। समझ रहे हो थकने की मतलब यहाँ पे क्या बात हो रही है 3 बार में। अब लू फेंग यहाँ पे फिर से स्माइल करते हुए कहता है कि इस समय मेरी जो क्लोज डोर कल्टीवेशन है वो लगभग 87 इपोज तक लास्ट की है, जो कि मेरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के 1000 मतलब 2000 इपोज से भी ज्यादा बेटर है। मतलब लू फेंग को जितना 87 इपोज में यहाँ पे आके प्रॉफिट हुआ, अगर लू फेंग को उतना ही गेन करना होता तो लू फेंग को ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर 2000 इपोज तक गुजारना पड़ता, जो कि लगभग 25 टाइम्स तक होती है, जो कि काफी ज्यादा होती है। लू फेंग काफी ज्यादा श्योर हो चुका था कि यहाँ के कई सारे नमरेस रिसोर्सेस, कई सारे यहाँ पे पिल्स को खाकर वो अपने आप को ओरिजिन कॉन्टिनेंट से भी काफी जल्दी अपने आप को पावरफुल बना सकता है। साथ में उसके पास तो और भी लो लेवल ह्यूमन लाइफ के रेमिनेंट्स हैं, जो कि ऑलरेडी उसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, जिसके साथ यहाँ पे लू फेंग अपने रास्ते को जान चुका होता है। लू फेंग सरप्राइज भी नहीं होता क्योंकि लू फेंग की जो ग्रेट लॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ थी वो तो ऑलरेडी अल्टीमेट स्टेज पे आ चुकी होती है। जब वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट में था तो उसने ऑलरेडी अपने लाइफ एंड डेथ लॉ का यूज करके 8 अल्टीमेट रेलम के सीक्रेट टेक्निक्स बना रखे थे। यहाँ पे और भी वो सीक्रेट टेक्निक्स बनाता तो ऑलरेडी अपने इसी लेवल्स ग्रेट लॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ को भी ब्रेक थ्रू करवा देता। और इस वक्त लू फेंग की जो इतने सारे रेमिनेंट्स थे उन सबको कॉम्प्रिहेंड करने की वजह से वो इजीली ब्रेक थ्रू कर पाए। लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि लाइफ, डिस्ट्रक्शन एंड द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, ये तीनों डॉन मैं ये जरूर मानता हूँ कि मैं इसको आगे चलकर फ्यूचर में और भी आगे तक ले जाऊंगा। इसके साथ में एडवांस लेवल के बारे में बताया जाता है कि जितने भी 2 टाइप्स ऑफ स्पेशल रेमिनेंट्स थे, जैसे कि स्टार टावर और लाइफ और आई ऑफ लाइफ एंड डेथ, उन सब के अंदर बेसिक पैटर्न्स से लेके बहुत ही पावरफुल पैटर्न्स मौजूद थे। वहाँ के बेसिक पैटर्न्स भी यहाँ के लो लेवल ह्यूमन लाइफ के रिमेंस से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। लू फेंग ने अपने पर्सपेक्टिव को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया होता है ताकि वो अपने फ्यूचर में आने वाले समय में क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे अपनी पावर्स को बढ़ाना है, इन सबको जान सके। लू फेंग कंफर्म करते हुए कहा था कि मेरी जो लॉ ऑफ लाइफ है वो फ्यूचर में बहुत ही पावरफुल हो जाएगी और यहाँ पे वो अपने आप को बड़ा बनाने की सोचता है, मतलब कि उसकी जो पावर से वो काफी ज्यादा कहने की कोशिश है। और यहाँ पे वो कहता कि मेरी लाइफ अभी लिमिटेड नहीं है, मैं जितना लंबा अरसा तक जीऊंगा मैं इसको उतने अच्छे से कंट्रोल कर पाऊंगा। मतलब कह सकते हैं कि लू फेंग अभी इमॉर्टल हो चुका है, वो नेचुरल काउजेस से कभी नहीं मरने वाला, नहीं बूढ़ा होकर मरने वाला है। उसको जब
जब तक कोई मार न दे लूफेंग नहीं मरेगा, उसकी लाइफ इज इमॉर्टल हो चुकी है। जिसके साथ लूफेंग इन्हीं सब के बारे में सोचने लगता है। अब देखो बाकी जितने भी बंदे हैं वो इससे काफी अलग होते हैं, वो इतना ज्यादा नहीं सोचते, लेकिन लूफेंग ऑलरेडी फ्यूचर के बारे में सोच चुका होता है। यहाँ पे जो डॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन थी लूफेंग उसी को सीख रहा था। डॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन मतलब एक ही चीज होता है, सिर्फ स्लाउटर करना, उसके अलावा कुछ और नहीं। जैसे मोरोसा को देख लो, वो भी डॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन को सीखा है, उसके मन में एक ही ख्याल चलता है, बंदे को मारना है, उसके मन में कोई और ख्याल होता ही नहीं है। जिसके साथ यहाँ पे लूफेंग उन सबको मर्ज करने की सोचता है और यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा बकवास लिखी गई होती है आगे। अब लूफेंग इन सब के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि मुझे पता है जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा वैसे वैसे ये और भी हार्ड होता जाएगा। लूफेंग स्टार टावर्स के ब्लड कलर स्किल्स के बारे में बात करता है जो कि उसकी किलिंग पावर को ऑलरेडी इनहांस कर चुकी थी। लूफेंग अपनी पावर्स को भी जज करने लगता है। फर्स्ट यहाँ पे वही स्टार टावर्स जो कि वही रेड स्किल्स होते हैं, फर्स्ट यहाँ पे डॉज की बकवास की गई होती है। जिसके साथ लूफेंग फाइनली कहता है कि जो पाथ मैं चूज करने वाला हूँ वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और मैं तो बस अभी शुरुआत ही कर रहा हूँ। और लूफेंग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था क्योंकि लूफेंग ने फाइनली अपने इस केज वर्ल्ड से ब्रेकआउट करने का एक प्लान बना लिया था कि कैसे वो इस केज वर्ल्ड से बाहर निकल पाएगा। मतलब उसने अपने प्लान को भी क्रिएट कर लिया होता है, लेकिन उसको ये भी पता था कि इस प्लान के अंदर कई सारे ऑब्स्टेकल्स आ सकते, कई सारी परेशानियां आ सकती जिससे कि उसको सामना करना पड़ेगा। इसलिए लूफेंग कहता कि चलो अभी मुझे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। और अभी के फिलहाल लूफेंग फिर से सोचता है कि मुझे अभी लो लेवल ह्यूमन लाइफ रिमेन्स की बॉडीज और चाहिए ताकि मैं अपने आप को और भी कॉम्प्रीहेंड कर सकूं। जितने भी स्ट्रेंथ होते हैं ह्यूमन लाइफ रिमेन्स की जो कि गॉड एम्पायर के अर्ली स्टेजेस से लेकर गॉड एम्प्रेस के वेलम तक जाती है, परफेक्शन वेलम तक जाती हैं, उनके अंदर और भी एनर्जी और सीक्रेट पैटर्न्स मौजूद होते हैं। जितने हाइयर्स आपके रियल्म्स के रिमेन्स होंगे उतने पावरफुल आपके सीक्रेट टेक्निक्स होंगे, सीक्रेट पैटर्न्स होंगे। लूफेंग ने ऑलरेडी 300 से ज्यादा सैंपल्स को खरीद रखे थे जो कि लूफेंग को काफी सस्ते 300 ह्यूमन क्रिस्टल में ही मिल चुके थे। जिसके साथ लूफेंग कहता है कि बस मुझे कुछ और प्रिपरेशन करना है जिसके बाद मैं एम्पायर किंग के साथ हंटिंग पे जा सकता हूँ। फाइनली लूफेंग यहाँ पे हंटिंग की बात करता है और मेन मजा तो हंटिंग में ही आने वाला है। अब इसी के साथ लूफेंग ह्यूमन क्रिस्टल में को यूज करके अपने कुछ और टाइम को वेस्ट करता है और साथ में लूफेंग ने अपने डॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ को कंप्लीट कर लिया होता है, जिसकी वजह से वो अपने इसी बेस पे अपने 5 क्लोन्स के लिए अलग अलग सीक्रेट टेक्निक्स को बनाते हैं जो कि वो उसके 5 क्लोन्स के साथ सुटेबल हो सकती थी। जिसके साथ लूफेंग इजिली इन सारे मूव्स को अल्टीमेट सीक्रेट टेक्निक्स तक क्रिएट कर पाया होता है। जिसके साथ ये भी बताया जाता है कि वो इन सब के वेरियस सीक्रेट टेक्निक्स को एक साथ कंबाइन करके एक फॉरबिडन आर्ट को क्रिएट कर सकता है, यहाँ तक कि वो लिटल टेक्निक्स तक को बना सकता है जिसकी पावर ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी कॉम्बिनेशंस करने पे। जिसके साथ हमें ये भी बताया जाता है कि आखिर क्यों यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि एक अर्ली स्टेज एनलाइटमेंट गॉड एम्पायर रेलम कल्टिवेटर एक मिड स्टेज ह्यूमन ब्लड लाइन कल्टिवेटर्स के साथ फाइट कर सकता है, मैच कर सकता है, क्योंकि जो फर्स्ट लेवल का एनलाइटमेंट गॉड एम्पायर रेलम कल्टिवेटर्स होता है वो अपने इन्हीं सारे वेरियस मूव्स को एक साथ यूज करके अपने फॉरबिडन और लिटल टेक्निक्स को यूज कर सकता है जो कि सच में काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसके साथ लूफेंग फिर से अननोइंगली 3 डिकेड्स तक और कल्टिवेशंस कर लेता है, मतलब 30 शताब्दी तक और वहां पे कल्टिवेशंस करने लगता है। फाइनली लूफेंग को महसूस होता कि वो फुली प्रिपेयर हो चुका और कहता कि ये वक्त आ चुका है सेक्लूजन से निकलने का। जिसके बाद वो इमीडिएटली खड़ा होता है और अपने क्वाइट रूम से बाहर निकलता है। जिसके साथ यहाँ पे हमें डी किंग के बारे में बताया जाता है कि उसे भी पता था कि लूफेंग अभी सेक्लूजन में है, इसलिए वो काफी ज्यादा पेशेंट में था। और वो भी जब यहाँ पे 9 रिवर होली रिवर में जबकि वो लूफेंग के साथ आया था तो उसने भी कई सारे रिसोर्सेज को ले लिए थे ताकि वो अपने आप के स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ा सके, ताकि वो एक्सप्लोर कर सके और साथ में हंट में जा सके लूफेंग के साथ। जिसके साथ डी किंग देखता और कहता है कि क्या डीमिंग और डीफू फिर से बाहर निकल गए हैं। वो दोनों तो अक्सर बाहर जाया करते थे। अब ड्रीमिंग और डीफू थे वो केव के नहीं अंदर ज्यादा रहते थे बल्कि वो बाहर घूमा करते थे, जबकि उनके पास एक
छोटी कौड़ी नहीं थी सिंगल ह्यूमन क्रिस्टल की, वो कंप्लीटली गरीब थे, निठल्ले थे। निठल्ले मतलब कह सकते हो कि पैसे थे ही नहीं उनके पास, इसलिए उनको कौन ही चोरी करेगा। इसलिए वो यूनियन सिटी के वेरियस सिटीज में जाकर घूमा करते थे, अपॉर्चुनिटीज को देखा करते थे। यहाँ तक कि वो उन मर्चेंट्स के पास भी जाते थे जो कि उन्हें कमजोर होने के नाते दूर रखते कि यार तुम लोग कमजोर हो, तुम सब दूर से देखो, और वो उनको अप्रोच भी नहीं करते थे। इसलिए वो सब दूर से ही देखकर वहां पे एनलाइटमेंट लिया करते थे, जिसके कारण उनको थोड़ा बहुत गेन तो मिला होता है। जिसके साथ यहाँ पे डीकिन सोचता और कहता है कि डीफू के स्टूडेंट काफी कमजोर है, उसको यूनियन सिटी में एक जॉब मिल पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। और बात करें डीमिंग की तो ह्यूमन ब्लड लाइन के साथ वो अपने अर्ली स्टेज गॉड एम्पायर पे बेयरली रीच कर पाया है, लेकिन फिर भी वो जॉब को ले दिया। मतलब कि जो अपना होता है डीमिंग, उसकी पावर्स अभी अर्ली स्टेज के गॉड एम्पायर लेवल को टच किए, वो अभी इंटर नहीं हुआ, बस टच किया है, इसलिए उसे एक जॉब मिल गया है। इसलिए वो कहता कि यही तो बात थी। जिसके साथ डीकिंग उन सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचता कि जैसा चल रहा है चलने दो, क्योंकि वो यहाँ पे आराम से फ्री में रह रहे हैं, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। और इसी वक्त सडनली डीकिंग को महसूस होता है कि जो लूफिंग है वो अपने स्पेस से बाहर निकल रहा है। लूफिंग अपने डीकिंग के पास जाता है और कहता है एम्पर किंग। अब यहाँ पे एम्पर किंग भी लूफिंग की तरफ देखने लगता है। अब यहाँ पे एम्पर किंग लूफिंग से पूछते हैं कि तुम सेक्लूजन से बाहर आ गए, ये तो बहुत ही जल्दी है, ये तुम्हारा पहला टाइम है 9 रिवल हॉरिजॉन में, तुम्हें और भी रिसोर्सेज का यूज करके कंप्रीहेंड कर लेना चाहिए। तो लूफिंग स्माइल करते हुए कहता है मैं लगभग कंप्लीट कर ही लिया हूँ, मुझे बस बाहर जाकर एक सुटेबल वेपन ट्रेजर्स को खरीदना होगा, फिर हम लोग हंटिंग के लिए जा सकते हैं। तो ये सुनकर डीकिंग भी खुश हो जाता है कि फाइनली अब वो लूफिंग के साथ हंटिंग करने जा सकता है। लूफिंग को अब कमजोर मत समझो, हो सकता है कि इस वक्त तक लूफिंग उन सब से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गया हो, मतलब डीकिंग के जितनी बराबरी कर लिया होगा, क्योंकि लूफिंग अभी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं, क्योंकि कल तो मुझे लगता है कि शुरुआत वाली एपिसोड में बोरिंग होगी, फिर से शॉपिंग होगी, लास्ट तक आते आते वो लोग हंटिंग के लिए निकलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।